हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आई एम तनिष शर्मा एंड आपका स्वागत है इस प्लेलिस्ट में, जो कि हम आज अपना चैप्टर नंबर 1 फेज का स्टार्ट करने वाले हैं, डेट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में। सो हमारी जो फर्स्ट बुक है फिजिक्स की क्लास 12th के अंदर, उसके अंदर टोटल 8 चैप्टर है और वो 8 चैप्टर कहीं ना कहीं चार्जेस से जुड़े हुए हैं। ठीक है, जो शुरू के 2 चैप्टर है उसके अंदर हम मेनली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में पढ़ेंगे और वही हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। मेनली आज हम चैप्टर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 1 का बेसिक स्टार्ट कर रहे हैं, चार्जेस के बारे में जान रहे हैं। जो मेन टॉपिक है वो 1-2 लेक्चर बाद स्टार्ट होंगे। शुरू में आपको चार्ज का एक बेसिक फ्रेमवर्क आपको पता होना चाहिए कि चार्ज में क्या होता है, बेसिक प्रॉपर्टीज क्या होती है चार्ज की, ताकि आप जब उसको बाद में पढ़े तो आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। एंड जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आज हम क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है क्या? तो देखिए, ध्यान से देखोगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर 2 वर्ड है, एक है इलेक्ट्रो और एक है स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रो का मतलब है इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन भी नहीं, इसका स्पेसिफाइड जो मतलब है उसका मतलब है चार्ज। क्या मतलब है? चार्ज। और स्टैटिक, स्टैटिक का मतलब आपने बहुत बार देखा होगा, स्टैटिक वर्ड। स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट, एट रेस्ट। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक का हम अगर मतलब जानना चाहे तो इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब होगा चार्ज एट रेस्ट। मतलब कि इलेक्ट्रोस्टैटिक एक ऐसा चैप्टर मान लो या एक ऐसा टॉपिक मान लो जिसके अंदर हम चार्ज के बारे में पढ़ेंगे और उसके अंदर चार्ज जो है वो हमेशा रेस्ट पे रहेगा। हम चार्ज का, जब चार्ज मोशन में होगा, हम ऐसा कोई भी ऐसी सिचुएशन से डील नहीं कर रहे होंगे। तो इसका मतलब क्या है कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ने वाले। आई बात समझ? तो अगर आपको बहुत फॉर्मल डेफिनेशन दूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विथ चार्ज एट रेस्ट। ठीक है, वो फिजिक्स की ब्रांच जो चार्ज के साथ डील करे जब वो रेस्ट पे हो, उसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिख नहीं रहा हूँ, जो मैं डेफिनेशन यहाँ पे लिखूँ नहीं और मैं सिर्फ बताऊँ तो वो आपको खुद ब खुद नोट करनी है। आई बात समझ? जो मैं बोल रहा हूँ उसे नोट करनी है, क्योंकि मैं लिखूंगा वो थोड़ा बोरिंग टाइप हो जाएगा, उसमें टाइम भी लगेगा, तो कोई ना आपका फायदा ना मेरा फायदा। इसलिए कॉपी पेन साथ में लेके बैठिए। आई रिकमेंड यू कि साथ साथ ही नोट्स बनाइए, ताकि आप भी थोड़ा वो रहे कि आपको भी थोड़ा फोकस रहे और आप ज़्यादा जल्दी बोर ना हो। ठीक है, चलिए। तो मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब क्या है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक हम मेनली चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2, इन दोनों चैप्टर के अंदर हम मेनली किसकी बात करेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर। जहाँ पे कि जो चार्ज रहेगा वो हमेशा किस पे रहेगा? रेस्ट के अंदर रहेगा। हम कहीं भी इसके अंदर उसका मोशन को हम डिस्कस नहीं कर रहे होंगे। आई बात समझ? चलिए तो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या क्या चीजें आ सकती है। नाउ व्हाट इज चार्ज? चार्ज क्या होता है हमको ये बताना है। तो एक डेफिनेशन देनी है चार्ज की, तो मैं डेफिनेशन यहाँ पे चार्ज की लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना। ठीक है, चार्ज is that property of matter. Charge is that property of matter which describes its electricity and magnetism behavior. मतलब कि देखिए, अगर आपके पास कोई भी मैटर है या कोई भी बॉडी है और उससे हम कैसे ना कैसे करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पा रहे हैं या फिर मैग्नेटिज्म जनरेट कर पा रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म हमने क्लास 10 के अंदर थोड़ा थोड़ा पढ़ रखा है। तो हम कैसे ना कैसे करके इन दोनों में से कुछ ना कुछ जनरेट कर पा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि उस बॉडी के अंदर जो है वो चार्ज प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो चार्ज क्या करता है? किसी बॉडी की इलेक्ट्रिसिटी या मैग्नेटिज्म बिहेवियर को दर्शाता है। ठीक है, उसके वजह से चार्ज होता है। बट आई डोंट थिंक सो कि चार्ज की डेफिनेशन बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि चार्ज एक बहुत बड़ी चीज़ है।
ठीक है, सिर्फ इतने सी डेफिनेशन वो सवार नहीं सकता, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, तो धीरे धीरे करके हम वो चीज़ें पढ़ेंगे अब। ठीक है। अच्छा, चार्ज के बारे में और आपको मैं जानकारी दूं तो देखिए, हम अब मेनली हम ये देखते हैं स्टेट ऑफ चार्ज। चार्ज की कितनी स्टेट होती है, स्टेट्स ऑफ चार्ज। ठीक है, चार्ज की मेनली 3 स्टेट्स हो सकती हैं। मैं अच्छे से आपको फिगर बना दिखाऊंगा ताकि आपको भी अच्छा लगे, सुंदर सुंदर लगे। तो चार्ज की मेनली 3 स्टेट्स होती है। ठीक है, तो देखिए चार्ज की क्या क्या स्टेट्स होती हैं। चार्ज एट रेस्ट, पहला क्या है, चार्ज एट रेस्ट। दूसरा है चार्ज इन यूनिफॉर्म मोशन, चार्ज इन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। और नेक्स्ट क्या है, चार्ज इन एक्सिलरेटेड मोशन, एक्सिलरेटेड मोशन। तो चार्ज इन तीनों में से किसी ना किसी स्टेट्स पे रह सकता है। तो जब चार्ज चार्ज को हम क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, ध्यान से रखिए। अगर कोई बॉडी उसके बाद चार्ज है और वो बॉडी रेस्ट पे है, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि उसकी वेलोसिटी क्या है, जीरो। रेस्ट मतलब क्या, उसकी वेलोसिटी क्या है, जीरो। तो इसका मतलब है कि वो जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी वो प्रोड्यूस करेगी वो होती है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। क्या होगी वो, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, और जब चार्ज रेस्ट पे होगा तो वो एक चीज प्रोड्यूस करेगा विच इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या कहेंगे उसे हम, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड का सिंबल क्या होता है, ई वेक्टर। ई ऊपर ऐसे हम वेक्टर का साइन, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, शायद आपने 10th में पढ़ा हो, तो नहीं पढ़ा हो तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आगे जाके हम इसके अंदर डिटेल डिस्कशन करेंगे, बट अभी के लिए ध्यान रखिए जब भी चार्ज रेस्ट पे होता है तो वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी से मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। आई बात समझ। चलिए आगे देखते हैं। आगे है चार्ज इन यूनिफॉर्म मोशन, मतलब कि आपके पास ये चार्ज है, ठीक है, ये यूनिफॉर्म मोशन से, मतलब जो इसकी वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म है। वेलोसिटी अगर यूनिफॉर्म होगी तो बताइए एक्सेलेरेशन क्या होगा, एक्सेलेरेशन होगा जीरो, ऑब्वियस सी बात है। तो इस केस में वो कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा, डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी। कैसे प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रिसिटी, डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, और वो क्या क्या चीज प्रोड्यूस करेगा, वो करेगा एक इलेक्ट्रिक फील्ड और एक मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को हम बी से दिखाते हैं, बी वेक्टर। ठीक है, बी मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। आई बात समझ। तो ध्यान रखिए, जब चार्ज रेस्ट पे होगा ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, जब चार्ज क्या होगा, यूनिफॉर्म मोशन होगा, मतलब एक्सेलरेशन जीरो होगा, तो क्या क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी करेगा और मैग्नेटिक फील्ड भी करेगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे चार्ज इन एक्सेलरेटेड मोशन। तो जब चार्ज एक्सेलरेटेड मोशन में होगा, मतलब एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रहा होगा, ठीक है, एक्सेलरेशन क्या रहेगा इसका, कांस्टेंट रहेगा, तब क्या प्रोड्यूस करेगा, तब ये डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा सेम। और और क्या क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और रेडिएट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अगर आपको ये नहीं दिख रहा हो तो मैं इसको थोड़ा मूव कर देता हूं ताकि आपको समझ आए। ये देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो ये छोटा सा ओवरव्यू था चार्ज के लिए, छोटा सा, ताकि आपको समझ आए कि चार्ज किस किस स्टेट में हो सकता है और क्या क्या चीज प्रोड्यूस कर सकता है। डोंट वरी कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है, पूरी की पूरी जो फर्स्ट बुक है वो इन तीनों पे ही बेस्ड है। शुरू के हम 2 चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे
और फिर मैग्नेटिक फील्ड चलता रहेगा, और लास्ट के हम जो 8 चैप्टर होगा उसके अंदर हम अच्छे से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ेंगे। आई बात समझ? तो उसकी चिंता मत करिए। अभी के लिए जो मैंने यहाँ पे आपके लिए जो चार्ट बना रखा है ना, इसको ध्यान रखिए, ठीक है? इसको अपने माइंड में ध्यान रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ चार्ज। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब देखते हैं यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ चार्ज। सबसे पहले हम देखते हैं यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक है? तो जैसे कि चार्ज एक फिजिकल क्वांटिटी है, तो उसकी दो तरह के तरीके से यूनिट होगी, एक एसआई यूनिट और एक सीजीएस यूनिट। तो लिख लेते हैं एक बार हम उसकी, एसआई यूनिट भी और सीजीएस यूनिट भी, ठीक है? तो इसकी दो तरह की यूनिट्स होंगी। क्या हो गया? 1 मिनट। अब देखिए, तो यूनिट ऑफ चार्ज दो टाइप की होंगी, एक होगी एसआई यूनिट और एक होगी सीजीएस यूनिट। आई बात समझ? तो चार्ज की एसआई यूनिट आप सबको पता है, वो होती है कूलम, COULOMB, कूलम, तो हम कैपिटल C से दिखाते हैं। और चार्ज की जो सीजीएस यूनिट है, ये पता नहीं होगी और ये यूज भी नहीं होने वाली ज़्यादा, वो बस सब नॉलेज के लिए याद रखिए। एक होती है ESU, क्या होती है? ESU, और एक होती है EMU, ये दोनों ही सीजीएस यूनिट है। ESU की फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। और EMU का मतलब क्या है? EMU का मतलब है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। ESU को हम स्टार्ट कूलम भी कहते हैं, स्टार्ट कूलम, COLU। देखो कूलम की स्पेलिंग में कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है, आपको भी हो जाएगी, ठीक है? तो अच्छे से याद करिए, मैं ऐसे नहीं, ठीक है? स्टार्ट कूलम और फ्रैंकलिन, और फ्रैंकलिन, इन तीनों में से कुछ भी कह सकते हैं। और EMU की फॉर्म क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। अब हम देखते हैं कि इन तीनों के बीच में रिलेशन क्या होता है, ठीक है? मैं यहां पे रिलेशन लिख देता हूं कि 1 कूलम इक्वल टू 3 इंटू 10⁹ ESU, मतलब एक कूलम के अंदर 3 इंटू 10⁹ ESU होंगे, और एक कूलम के अंदर 1/10 क्या होंगे? EMU होंगे, ठीक है? तो ये इन तीनों यूनिट्स के बीच में रिलेशन है। आपको किसी को भी किसी के अंदर आपको कन्वर्ट करना होगा, तो आप इसका यूज करके अच्छे से कन्वर्ट कर सकते, ठीक है? मैंने यहाँ पे इसको बता दिया है, तो मैंने बॉक्स में सुंदर सुंदर यहाँ पे कवर कर दिया। आई बात समझ? अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गई कुछ चार्ज की यूनिट्स। अनदर यूनिट्स ऑफ चार्ज कुछ और पढ़ते हैं आगे, ठीक है? अनदर यूनिट्स ऑफ चार्ज, और भी यूनिट्स होती है, सारी देख लेते हैं एक बार। अनदर यूनिट्स ऑफ चार्ज, आपने करंट क्लास 10th में पढ़ा होगा ना, उसका एक बहुत फेमस फॉर्मूला होता है I = Q/T। अच्छा, तो यहां से Q का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? Q = I × T। I की जो होती थी वो होती थी एम्पेयर, जिसको हम A से दिखा देते, और ये होती थी सेकंड टाइम की। मतलब कि जो Q है ना, उसकी यूनिट एम्पेयर सेकंड भी हो सकती है। मतलब कि 1 कूलम इक्वल टू 1 एम्पेयर सेकेंड। तो ध्यान रखिएगा, 1 कूलम इक्वल टू 1 एम्पेयर सेकेंड, ये यूनिट होगी। अच्छा, एक 1 एम्पेयर आर ये भी होती है। एम्पेयर आर आप बहुत बार देखोगे, तो एम्पेयर आर और एम्पेयर सेकेंड में देखो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बदल सकते हो आप। कैसे बदल सकते हो? 3600 एम्पेयर सेकेंड, क्योंकि एक आर में कितने सेकेंड होते हैं? 3600 सेकेंड। तो 1 एम्पेयर आर किसके इक्वल होगा? 3600 एम्पेयर सेकेंड के। और एम्पेयर सेकेंड क्या होता है? कूलम ही तो होता है, तो ये किसके इक्वल होगा? 3600 कूलम के। तो ये बात भी आपको समझ आ गई।
ठीक है, यहाँ कर देते हैं हम कि 1 एम्पेयर आर इक्वल टू 3600 कूलम, 1 एम्पेयर। आई बात समझ? अच्छा, और कौन सी यूनिट हो सकती है? एक और यूनिट होती है, इसको हम बोलते हैं फेराडे। क्या बोलते हैं? फेराडे। इसको हम कैपिटल एफ से दिखाते हैं। ये फराड नहीं है, ये फराडे है। ठीक है, फराड आप केमिस्ट्री के अंदर पढ़ोगे चैप्टर नंबर 3 में। ठीक है, बट ये फराड है, फराडे है। फराडे मतलब क्या होता है? 1 मोल ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो सर ये 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का मतलब क्या है? तो देखिए, 1 फराडे में 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब 1 मोल में कितने होते हैं? 6.022 इंटू 10⁻23। और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इतने इलेक्ट्रॉन्स है, तो एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होगा? 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे ना, तो 1 फराडे किसके इक्वल आ जाएगा? 1 फराडे इक्वल आ जाएगा 96500 कूलम के अंदर। आई बात समझ? तो आपके पास ये बहुत सारी यूनिट्स आ गई चार्ज की। ठीक है, तो एक बार हम सारी यूनिट्स को समराइज कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली यूनिट, ठीक है, सबसे पहली यूनिट 1 एम्पेयर सेकेंड इक्वल टू 1 कूलम। अच्छा, दूसरी यूनिट 1 एम्पेयर आर, 1 एम्पेयर आर किसके इक्वल है? 3600 कूलम के। आई बात समझ? अच्छा 1 ESU, 1 ESU किसके इक्वल है? 0.3 इंटू 10⁻9 कूलम के। सर ये कैसे निकाला? देखिए ना हम प्रीवियस पेज पे चलते हैं, तो यहाँ पे मैंने रिलेशन लिखा था ना, 10⁻9 है, 9 है। ठीक है, 4 नहीं है, 9 है, ये दिख रहा है 9 ही है। ठीक है, वो तो जब यहाँ से आप इसको उधर ले जाओगे ना, तो 1/3 0.3 और 10⁻9 क्या हो जाएगा? 10⁻−9। ठीक है, तो 1 ESU में इतने कूलम होगा। ठीक है, 1 ESU में इतने कूलम हो गए। आगे फोर्थ पॉइंट 1 EMU क्या है? 1 EMU, 1 EMU में कितने कूलम होते हैं? 10 कूलम। उसी रिलेशन से निकाल लोगे आप। ठीक है, और फिफ्थ है 1 फेराडे। 1 फेराडे में कितने होते हैं? 96500 कूलम। ठीक है, तो ये जो यूनिट है, ठीक है, ये जो यूनिट है ये वाली, ये क्या है? ये स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज है। क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। और सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है? ध्यान से देख के बताइए, ये वाली। ठीक है, ग्रेटेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। तो ये सारी यूनिट्स को मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ये सारी ही चार्ज की यूनिट्स होती हैं, बट मेनली देखिए आपको सबसे ज़्यादा हमेशा कूलम की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, ये तो नॉलेज के लिए है कि हम चार्ज पढ़ रहे हैं, तो आपको हर एक चीज़ मुझे बतानी है, इसलिए मैंने बताई आपको ये वाली बात। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं टॉपिक से। चलिए, अब एक छोटी सी डायमेंशन ऑफ चार्ज की, चार्ज की डायमेंशन क्या होती है? डायमेंशन ऑफ चार्ज। देखिए, फॉर्मूला क्या होता है चार्ज का? क्यू क्या होता है? क्यू इक्वल टू आई इंटू टी। जो क्यू की डायमेंशन होगी वो किसकी इक्वल होगी? आई की डायमेंशन की इक्वल। आई की डायमेंशन क्या होती है? m0, l0, t0 एम्पेयर। और टाइम की क्या होगी? टाइम। तो यहाँ से अगर आप चार्ज की डायमेंशन निकालो तो क्या आएगी? अच्छे से देखोगे, यहाँ पे आएगी m0, l0, t और a, t की पावर 1, a की पावर a। ठीक है, तो ये आकी आपकी डायमेंशन ऑफ चार्ज।
ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब आएगा आपका टाइप्स ऑफ चार्ज। क्या आएगा आपका? टाइप्स ऑफ चार्ज। कि चार्ज कितने टाइप्स के होते हैं? तो आप सब कहोगे सर चार्ज दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। बिल्कुल सही, ठीक है। पर उससे पहले एक छोटी सी नॉलेज और, चार्ज को बहुत पहले दो नामों से जाना जाता था। एक नाम था विट्रियस चार्ज, और एक नाम था रेजिनस चार्ज। क्या था? रेजिनस। मतलब कि जिस चार्ज को हम आज के ज़माने में पॉजिटिव चार्ज कहते हैं ना, उसका जो ओल्डेस्ट नेम था वो था विट्रियस चार्ज। और जिस चार्ज को हम आज के ज़माने में नेगेटिव चार्ज कहते हैं, ठीक है, उसका नाम क्या था पहले? रेजिनस चार्ज। ठीक है, तो इसको हम एक बहुत फेमस एग्जांपल से बता सकते हैं कि मान लीजिए अगर आपके पास एक ग्लास रोड है और एक सिल्क का क्लॉथ है। एक ग्लास रोड है, ये बहुत फेमस एग्जांपल है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा कि जब भी हम एक ग्लास रोड को एक सिल्क के साथ रब करते हैं, ठीक है, ग्लास रोड को एक सिल्क कपड़े के साथ रब करते हैं, तो इन दोनों में कुछ चार्ज का क्या होता है? हेरा फेरी होती है, एक दूसरे से निकल के चार्ज एक दूसरी उसके अंदर जाते हैं। तो जो ग्लास पे चार्ज आता है उसको कहते हैं हम पॉजिटिव चार्ज। आई बात समझ? और जब रब करने के बाद अगर ग्लास पे पॉजिटिव आया है तो ऑब्वियस सी बात है कि सिल्क पे क्या आएगा? सिल्क पे आएगा नेगेटिव चार्ज। आई बात समझ? तो विट्रियस चार्ज की डेफिनेशन हम इसी सिनेरियो को देख के देते हैं कि व्हेन अ ग्लास रोड इज रब्ड विथ सिल्क क्लॉथ देन द चार्ज अपीयर्स ऑन द ग्लास रोड इज नोन एज विट्रियस चार्ज। और सेम चीज, व्हेन द ग्लास रोड इज रब्ड विथ सिल्क क्लॉथ देन द चार्ज अपीयर्स ऑन सिल्क क्लॉथ इज नोन एज रेजिनस चार्ज। तो ये ओल्डेस्ट नेम है। पॉजिटिव चार्ज मतलब विट्रियस चार्ज और नेगेटिव चार्ज मतलब क्या होता है? रेजिनस चार्ज। ठीक है, आई बात समझ? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है टर्बो इलेक्ट्रिक सीरीज। ठीक है, टर्बो इलेक्ट्रिक सीरीज क्या है? तो ध्यान से देखिए, ये जो है कुछ बॉडीज की एक सीरीज है जो फर्स्ट से स्टार्ट होती है और एक गुट्टा पर्चा तक चलती है। देखो गुट्टा पर्चा थोड़ा अजीब सा नाम है, बट एक पूरी एक सीरीज है। इस सीरीज की यूज क्या है? इस सीरीज का यूज ये है कि अगर मान लीजिए आपने इस सीरीज के किसी भी दो एलिमेंट्स को उठाया, किसी भी दो एलिमेंट्स को, मान लीजिए मैंने यहां से वही ग्लास को उठा लिया और मैंने सिल्क को उठा लिया। किस किस को उठाया? ग्लास को उठाया और सिल्क को उठाया, और इन दोनों को रब किया। क्या किया? इन दोनों को रब किया एक दूसरे से। तो जब भी हम कोई दो चीज को रब करते हैं तो कोई ना कोई चार्ज का जो है हेराफेरी होती है। हेराफेरी मतलब एक बॉडी से निकलती है चार्ज और दूसरे बॉडी में चार्ज आता है। तो एक पे आता है पॉजिटिव चार्ज, एक पे आता है नेगेटिव चार्ज। जहां से चार्ज निकला होता है उस पे आता है पॉजिटिव, जहां पे चार्ज गया होता है उस पे आता है नेगेटिव चार्ज। मतलब सिंपल इलेक्ट्रॉन की हेराफेरी होती है। तो टर्बो इलेक्ट्रिक सीरीज बताता है कि अगर हम इन सब में से कोई भी दो चीजें उठा लें तो किस पे पॉजिटिव आएगा, किस पे नेगेटिव आएगा, ये हमें टर्बो इलेक्ट्रिक सीरीज बता देती है। तो ग्लास और सिल्क को अगर हम रब करेंगे तो ग्लास के ऊपर क्या चार्ज आएगा? पॉजिटिव, और सिल्क के ऊपर आएगा नेगेटिव। इसका मतलब ये है आपने कोई भी दो उठा लिए ना, और इस सीरीज में जो पहले आ रहा होगा उस पर आएगा पॉजिटिव और जो दूसरा आएगा उस पर आएगा नेगेटिव। जैसे मान लीजिए आपने फर और पेपर, एक मैं कोई और कलर यूज कर लेता हूं, लेट मी यूज रेड। जैसे फर ले लिया और मैंने ये कॉटन ले लिया, मान लीजिए फर और कॉटन ले लिया। ठीक है, एक ले लिया मैंने फर और एक ले लिया मैंने कॉटन, और मैंने उन दोनों को क्या किया? रब किया। तो फर पहले आ रहा है तो इस पर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज, और कॉटन बाद में आ रहा है तो इस पर क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो आप किसी भी दो को उठाइए, जो पहले आएगा उस पर पॉजिटिव, जो बाद में आएगा उस पर नेगेटिव। ठीक है, तो ये थी हमारी टर्बो इलेक्ट्रिक सीरीज। चलिए, ये टर्बो इलेक्ट्रिक सीरीज का मतलब समझ आ गया आपको? चलिए आगे बस सिंपल सी वही बात जो आप सबको पता है, एक बार हम पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज भी देख लेते हैं। ठीक है, क्या देखेंगे हम? पॉजिटिव
पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। मान लीजिए आपके पास एक बॉडी है, ठीक है, जिसका मास है m। अगर इस बॉडी में से इलेक्ट्रॉन्स निकल जाए, इलेक्ट्रॉन्स क्या हो, निकल जाए। मान लीजिए इस बॉडी के अंदर हम एक सिनेरियो ले लेते हैं। सिनेरियो क्या है कि इसके पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इस बॉडी के पास वो 100 है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी क्या है, वो भी 100 है। आई बात समझ? तो अगर मैं इस पे चार्ज देखूं, क्यू देखूं, तो क्या होगा, -100E। और इस पे देखूं तो यहां पे क्या होगा, +100E। आई बात समझ? तो ये न्यूट्रल बॉडी है, इसे क्या बोलते हैं हम, एक न्यूट्रल बॉडी, इस पे कोई चार्ज नहीं है। बट अगर मैंने इस बॉडी में से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए, कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए, कम कर दिए, तो बताइए इस बॉडी के जो इलेक्ट्रॉन्स है, अगर मान लीजिए कम कर दिए मैंने, इसमें से 5 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, क्या निकाल लिए, माइनस कर दिए मैंने, 5 इलेक्ट्रॉन माइनस कर दिए, निकाल लिए, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे इसके पास, इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 95। नंबर ऑफ प्रोटॉन तो वही रहेंगे 100। देखिए किसी चीज में से इलेक्ट्रॉन कैसे निकाल सकते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं, बट मेनली जब हम किसी दो चीज को रब करते हैं ना, तो एक चीज में से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं और दूसरी चीज में आ जाते हैं, क्योंकि एटम के तो सबसे बाहर इलेक्ट्रॉन होंगे ना, अंदर होते हैं प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर, तो इलेक्ट्रॉन की ही हेराफेरी होती है, कभी भी प्रोटॉन की हेराफेरी नहीं होती है। तो इसलिए मैं इलेक्ट्रॉन्स के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ। तो अगर मान लीजिए मैंने 5 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाल लिए, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 95, नंबर ऑफ प्रोटॉन हो जाएंगे 100। ठीक है, तो अगर मैं क्यू देखूं तो क्यू हो जाएगा यहाँ पे -95E, और यहाँ पे हो जाएगा 100E, क्योंकि उसमें तो कुछ फर्क आएगा नहीं। तो जो पहले चार्ज था 0, अब देखो कितना चार्ज हो जाएगा, अब हो जाएगा +5E। क्या हो जाएगा, +5E, मतलब इसे हम बोलेंगे पॉजिटिव चार्ज। इसके ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। आई बात समझ? और अगर मान लीजिए वही एक बॉडी है, उसी बॉडी में से, इसी बॉडी में से हमने इसमें 5 इलेक्ट्रॉन प्लस कर दिए, +5 कर दिए इलेक्ट्रॉन्स, 5 इलेक्ट्रॉन जब बढ़ा दिए, तो 5 इलेक्ट्रॉन बढ़ा दूंगा तो देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे इसके, 105। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हो जाएंगे इसके, वही रहेंगे 100। चार्ज देखिए, जो चार्ज हो जाएगा वो हो जाएगा कितना, 105E विद नेगेटिव साइन, क्योंकि नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है, और इस पर क्या हो जाएगा 100E, सिंपल 100E। जब मैं इसको प्लस करूं तो क्या आएगा, नेट चार्ज -5E। मतलब ये जो चार्ज होगा वो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। ये क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। आप सबको पता थी ये बात, ठीक है, बट फिर मैंने एक बहुत अच्छे सिनेरियो लेके आपको समझा दिया। कुछ भी डाउट होगा इसको आपसे समझ आ जाएगा, ठीक है। नहीं समझ आती कोई चीज़ तो उसको एक बार रिपीट करके देखिए, वो बिल्कुल आपको समझ आएगी, थोड़ा ध्यान दोगे तो आप, ठीक है। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक बात ध्यान रखिए, जब भी हम ये वाले सिनेरियो लेंगे कि किसी एक बॉडी में से चार्ज निकला और एक बॉडी में से गया, ठीक है, तो अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर्ड क्या लिखी है हमने, अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर्ड, उसका जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे, ट्रांसफर्ड, ठीक है, उनका जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे वो होगा Q = N इंटू में E, ठीक है। यहाँ पे E क्या है, E है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, E क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, ठीक है। और सबको पता है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज मतलब एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, बताइए, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। और चेंज इन मास, जब भी एक इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी में से निकलेगा, चार्ज नहीं, चेंज इन चार्ज, चेंज इन मास, चेंज इन मास, तो कोई ना कोई मास में चेंज आएगा, ठीक है, चेंज इन मास।
देखिए आप बोलोगे सर मास जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका तो मास बहुत कम होता है तो वो तो नेग्लिजिबल होगा, उसको तो कंसीडर नहीं करना चाहिए, बट फिर भी कुछ ना कुछ तो होता है ना चेंज, तो उसको कंसीडर करते हैं हम, ठीक है। तो उसको कंसीडर करते हैं, उसको हम दिखाते हैं डेल्टा एम से। और डेल्टा एम क्या होगा, डेल्टा एम होगा एन, एन इंटू क्या होगा, मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एम ई क्या है, मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। तो जल्दी से बताइए एक इलेक्ट्रॉन कितना मास होता है, एक इलेक्ट्रॉन के पास कितना मास होता है बताइए, 9.1 इंटू 10⁻31 kg। नहीं आता तो कोई नहीं, अभी से याद रखिए, अभी से याद रखिए, अभी मैं बता दें, अभी से याद रखिए, आगे जाके बहुत यूज आएगा इसका, ठीक है। तो हम इन फॉर्मूले का यूज करेंगे चार्ज ट्रांसफर निकालने के लिए या फिर चेंज इन मास निकालने के लिए। आई बात समझ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम एक क्वेश्चन करेंगे, ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, आपको चीजें भी अच्छे से समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा है, ग्लास रोड इज रब्ड विद सिल्क so that 10⁻9 electrons are transferred. Find the amount and nature of charge appears on them. तो देखिए क्वेश्चन करने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले अच्छे से पूरा एक बार क्वेश्चन पढ़िए, फिर दोबारा क्वेश्चन को दोबारा पढ़ना स्टार्ट करिए फर्स्ट लाइन से, और अब कुछ ज़्यादा ध्यान से पढ़िए। क्या लिखा है, ग्लास रोड को हमने सिल्क के साथ रब किया। ग्लास रोड और सिल्क वाला केस तो हमने देख रखा है, और हमें पता है किस पे पॉजिटिव चार्ज आता है किस पे नेगेटिव चार्ज आता है, बिकॉज वी नो टर्बो इलेक्ट्रिक सीरीज। जब हमने ग्लास को सिल्क से रब किया तो इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर हुआ वो 10⁻9 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ। देखो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां गए ये क्वेश्चन में नहीं बताया, बस ट्रांसफर लिखा है, तो कहां से कहां गई वो हमें खुद ही फिगर आउट करना है। तो वो तो हमें पता ही है, कहां से निकलेंगे वो ग्लास से निकलेंगे और कहां जाएंगे, सिल्क में जाएंगे। तो ग्लास से पॉजिटिव चार्ज आएगा, सिल्क पे नेगेटिव चार्ज आएगा। तो पहली बात तो ये पता ही हमें कि जो ग्लास है उस पर जो चार्ज आएगा वो होगा पॉजिटिव, जो सिल्क पे जो चार्ज आएगा वो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। आई बात समझ। चलिए ये हो गया। अच्छा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर है वो हो गया 10⁻9। यहाँ पे हमको n की वैल्यू दे रखी है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, ठीक है, 10⁻9 दे रखी है। फाइंड द अमाउंट एंड नेचर ऑफ चार्ज अपेयर ऑन देम, कि दोनों पे कितना चार्ज आएगा और कितने अमाउंट का चार्ज आएगा, मतलब कितना या कितने अमाउंट सेम है, कितने अमाउंट का चार्ज आएगा, और नेचर ऑफ चार्ज, नेचर ऑफ चार्ज का मतलब है कि वो पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, आपको ये बताना है। तो सबसे पहले आप क्यू निकाल लो कि कितना चार्ज ट्रांसफर होगा। तो क्यू इक्वल टू एन इंटू ई होता है, एन की वैल्यू है 10⁻9 और ई की वैल्यू कितनी होती है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। तो आपको जो चार्ज ट्रांसफर्ड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻−10 कूलम, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, ग्लास पे क्या आएगा इतना पॉजिटिव चार्ज और सिल्क पे क्या आएगा इतना नेगेटिव चार्ज। तो इसको आप अच्छे से लिख के अपने आंसर में बता सकते हो, ठीक है। अच्छा इज देयर एनी चेंज इन मास, कोई चेंज इन मास होगा, हाँ मास तो चेंज होता ही है, तो हमारा आंसर आएगा यस मास चेंज होगा। आगे लिखा है इफ यस, अगर हाँ तो देन हाउ मच। तो सिंपल डेल्टा एम का फॉर्मूला पता ही है हमें। डेल्टा एम इक्वल टू क्या होता है एन इंटू एम ई, एन कितना है हमारा 10⁻9, एम ई कितना है हमारा, एम ई है 9.1 इंटू 10⁻−31, तब आ जाएगा 9.1 इंटू 10⁻- कितना आ जाएगा 22, इतना 22 kg, इतना मास चेंज होगा। किसका मास बढ़ेगा किसका मास कम होगा ये बता सकते हो आप, सिल्क का मास क्या होगा बताओ, सिल्क का मास कम होगा, सॉरी सिल्क का मास ज़्यादा होगा क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स आए हैं, और ग्लास का मास क्या हो जाएगा कम हो जाएगा क्योंकि वहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या है गए। ठीक है, तो आई होप आपको ये आंसर अच्छे से समझ आया होगा। एंड इसी के साथ हम अपना आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। आई होप आपको ये सब चीज़ अच्छे से समझ आई होंगी। अच्छे से नोट्स बनाइए, अच्छे से लिखिए, ताकि आपको आगे जाके जब रिवीजन कर रहे हो तो अच्छे से सारी चीज़ें क्लैरिटी हो, ठीक है। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इस लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए। थैंक यू।